बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आगाज होगा पूरी कौम को मुबारकबाद से। पूरी कौम आज अपना 74वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मना रही है। और आज के दिन दुआ यही है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, अंदेशाए ज़वाल ना हो। हमारा मुल्क हमेशा इसी तरह से हंसता खेलता फलता फूलता और हर जगह बहार ही न बहार हमें नजर आए। बहुत सारी दुआएं आज के दिन हैं और पैगामात भी आपके लिए ज़बरदस्त से होंगे, क्योंकि हमने ये मुल्क बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। और आज जब मैं सुबह उठी तो अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र इसलिए अदा किया कि आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। जब कश्मीर की सूरत हाल हम देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। और आज के दिन बहुत स्पेशल दुआ अपने कश्मीरी भाइयों के लिए भी रहेगी। इंशाल्लाह कश्मीर भी पाकिस्तान बनेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि जी गुज़श्ता रात हमने कुछ मनाजिर भी ऐसे देखे। हल्ला गुल्ला तो लाहौर ये जो है उनकी पहचान है, लेकिन हमने अपने बच्चों को मैसेज क्या देना है कि उन्होंने किस तरह से अपने इस प्यारे मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने इस बाग को इसी तरह से सरसब्ज रखना है। बच्चों को बताना है कि असल मकसद क्या है, वो कौन सी कुर्बानियां थी जो हमारे बड़ों ने दी और आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में कुछ पैगामात, कुछ आपकी तस्वीर, कुछ आपके साथ 14 अगस्त आप किस तरह से मनाते हैं वो भी मनाजिर शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आज दिन का आगाज स्पेशली 21 तोपों की सलामी से किया गया। जी तो नाज़रीन, आज दिन भर भी मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। ख़ास तौर पे आपको बताते चले मज़ार इकबाल पर भी घाट्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और अहम शख्सियात मज़ार इकबाल पर जाएंगी, हाज़िरी देंगी। तो साथ साथ जो लाइव तकारीब के मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाते रहेंगे। स्पेशली लोगों ने घरों में जो है वो भी एहतमाम किया है और केक स्पेशली बनवाए जाते हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं। तो ये एक रिवायत है लाहौरियों की, खूबसूरत अंदाज में अपना जश्न आज़ादी जो है लोग मना रहे हैं। तो हम भी आज आपके साथ सेलिब्रेशन में भरपूर तरीके से शामिल होंगे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां जिनका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे वो आपने भी समझनी है, हमने भी समझनी है और एहतियात करनी है अपने लिए, अपने प्यारे मुल्क के लिए। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तारुफ कराना चाहूंगी, कज़ाफी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह करम, शुक्र। आज पता आप लोगों को देख कर ईद का सा समा लग रहा है। अच्छा, नहीं ईद है। हाँ। और ये मुमकिन नहीं है कि जश्न आज़ादी हो और ईद उसको ना लगे आपको। आप इस दिन आज़ाद हुए थे और हिंदुओं के चुंगल से। हाँ। अब ये बहुत अहम बात है ना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। हाँ। हमने असल में उस हिंदू सोच से आज़ादी हासिल की थी जो उस वक्त हिंदुस्तान की लीडरशिप थी, जो चाहती थी कि अंग्रेज़ जाए और उसके बाद वो मुसलमानों पर उसी तरह से हुक्मरानी करें जिस तरह से सैकड़ों साल तक मुसलमान हुक्मरानी करते रहे। उसका नतीजा देख लें, आज कश्मीर में आपने खुद जिक्र कर दिया कि आज भी वही सोच जो है उनकी कार फरमा है और कश्मीर पर जुल्म कर रही है। और अगर हम भी उनके साथ होते, अगर कायद आज़म अल्लाह रहमत जैसा लीडर ना होता, अगर इलामा इकबाल जैसे मुफक्कर ना होते, अगर चौधरी रहमत अली जैसे लोग ना होते, तो शायद हम भी आज गुलाम होते। और गुलाम किसके होते? वो सोच, वो हिंदुस्ताना सोच जो कि आज कार फरमाया कश्मीर में और इंडिया के दूसरे ऐसे इलाकों में जहाँ पे लोग आज़ादी की तहरीकें चला रहे, सिर्फ कश्मीर में नहीं चल रही, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे चल रही है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और मैं कसम से ये बात कहता हूँ कि मुझे हमेशा जश्न आज़ादी ईद लगी है। बिल्कुल। मुझे ये कभी नहीं लगा कि ये ईद नहीं है। बट आज भाभी ने नहीं कहा कि आज तो ईद वाली ड्रेसिंग आप करके जा रहे हैं? नहीं, उसने तो नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे आते ही कहा तो मैंने आपको कहा कि मेरी वाकई ही ईद है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर ने तो आपको देखना इतना एक्सप्लेन कर दिया कि ये वाकई ईद है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क लिया, उस मकसद पर हम अभी तक पूरा नहीं उतर पाए हैं। यौम आज़ादी, आप बिलीव करें कि जब यानी कि अब हाजी साहब ये ना कह दें कि ये ओ पुराना, लेकिन ये फैक्ट आपको बता दूं कि जब हम यौम आज़ादी मनाते थे, आप बिलीव करें कि उसका रंगो रूप ही अलग होता था। बिल्कुल। यानी कि झंडियां ला के उसको खुद यानी कि वो जिसके आटे दी लेवी थे, आटे दी लई बनानी, आटे के साथ उसको जोड़ना, फिर झंडे उठा के बाहर निकलना, यानी कि वो जोश व जज्बा जो है ना, वो एक अलग सा फील होता था। जोश व जज्बा अब भी है, लेकिन ट्रेंड ज़रा चेंज हो गया है। अब हम यौम आज़ादी
मनाते हैं। हमने यौम आज़ादी का नाम रख दिया म्यूजिकल प्रोग्राम। हाँ। कोई इससे इख्तलाफ करे या हमायत करे, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बात सब वाजिब जान दो बच्चियां। सर वाजिब बजाओ, वाजिब ऐसे ही बजाइए। एक मिनट जी सर, वाजिब जाने दें, इस तरह से नहीं है। नहीं। अच्छा दूसरी बात अन्ना, मुझे अभी भट्ट साहब ने भी जैसे जिस मकसद के लिए और किस मकसद के लिए हासिल किया था आपने इसी आज़ादी के लिए हासिल किया था, आप अपनी मर्जी से अपने इवेंट्स को मना सकें। सही। अभी आप देखो इंडिया में लोग बड़ी ईद पर गाय ज़िबा नहीं कर सकते। हम करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अपने मजहबी त्यौहार जो हैं आज़ादी के साथ मनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहली एटमी कुव्वत है, इससे इनकार है आपको? बेनज़ीर इस्लामी दुनिया की पहली हुक्मरान है, इससे इनकार है किसी को? आज भी पूरी उम्मत मुसलमान जब उस पर कड़ा वक्त आता है पाकिस्तान की तरफ देखती है। और हमने किस मकसद के लिए हासिल किया था? क्या हमने बाबा जी आप एक मिनट ठहर जाए, होल्ड करें। अच्छा जी, अच्छा। वो ये जो बुजुर्गाना सोच है मुझसे छोटा है, बट इसकी बुजुर्गाना सोच है, ये यहाँ नहीं है। ये जहाँ भी बैठा हो ये कहता है कि हाजी साहब ये हो गया, अली अकबर ये हो गया, कौम को सीधे रास्ते पे जाना चाहिए। जा रही है कौम कहीं उल्टे रास्ते पे नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम सीख जाएंगे। कौमों की ज़िंदगी में ये 70, 74, 75 साल कोई मायने नहीं रखते हैं। कौमें बनते बनते सदियों बीत जाती हैं। आज जिस अमेरिका को हम देखते हैं उसने 200 साल तक जो है अपनी आज़ादी के लिए जंग की है और वहाँ पे खाना जंगी रही है। आज हम जिस तरह से बाकी ममालिक को देखते हैं तो क्या उनमें ये इंतशार, ये खलफशार नहीं रहा? आज अफगानिस्तान में क्यों लोग लड़ रहे हैं? उसी आज़ादी के लिए। हमने आज़ादी हासिल कर ली है भट्ट साहब, और उसके बाद हमें उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ आज़ादी हासिल की थी, आगे बढ़ना और आगे बढ़ रहे हैं। या आप भट्ट साहब को आज बता रहे हैं कि हमने आज़ादी का जश्न हर देखिए आज़ादी देखिए बाजे बजाने तो रोक नहीं, मैंने कभी बाजे बजाने से नहीं रोका। बाजे जरूर बजाएं, बाजे बजाने चाहिए, खुशी का। स्पेशली बाहर मार्केट में ग्रीन और व्हाइट कलर लेकिन जो ये नौजवान नस्ल है इसको बताना भी तो जरूरी है ना कि बाजे नहीं बजाना। क्या कहना चाह रहे हैं आमिर भाई? वो जो हम झंडियां प्रॉपर लगाते थे और घर में उसके अलावा समा होता था, उससे अब हम क्या, मैं खुद रात को व्हाट्सएप पे वो फ्लैग बना के और डिफरेंट वो तस्वीरें पाकिस्तान की लगा के, अब हम उस तरफ आ गए। अच्छा मुझे बताएं भट्ट साहब, आपने घर पे झंडियां लगाई? मैंने नहीं लगाई, मैंने परचम लगाया। हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं सुन लें हाजी साहब, आप सुन लें ना, आप देखें मैंने परचम लगाया। आप मुझे बताएं, मैं ऑनेस्टली मैंने अपने बच्चे को बताया, मेरे बच्चे वो भी नौजवान, चूंकि नई नस्ल है ना, वो इस तरफ रागिब नहीं है। उन्होंने वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के या वो टैब के ऊपर बैठ के जो वो करना उन्होंने करना, इस तरीके से उन्होंने नहीं किया। मैं उनको बताता हूँ ना, बेटा इधर आ, बाबा इधर आओ। बाबा मेरे जो बाबा थे ना, मैं ये फैक्ट है हाजी साहब, मेरे वालिद साहब जो थे, जब इस तरह का कोई मौका आता था ना, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे, आमीन, वो मुझे बिठा लेते थे। फिर वो मुझे बताते थे कि हम इंडिया से जब हिजरत करके पाकिस्तान आए तो हम किस तरीके से आए, यानी कि वो मंजर कशी जब करते थे तो मेरे आंखों के सामने यूं लगता था कि जिस तरह मैं रियलिटी में वहां पे मौजूद हूं। हाँ, और ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। जो बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। आयशा मुझे ब्रेक का कह रही है, हम ब्रेक लेते हैं और यहीं से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। और कुछ खास तौर पर रात को जो ये मंचले स्पेशल अंदाज में ही लाहौरिये जो हैं वो 14 अगस्त की आमद को लेकर जो है एंजॉय करते हैं, वो मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। कुछ नन्हे बच्चों की तैयारियां भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हमें धड़ाधड़ बच्चों की तैयारियों की फुटेजेस और वीडियोस मौसूल हो रही हैं। तो आज बच्चों ने 14 अगस्त की तैयारी कैसे की है, नन्हे मुन्ने बच्चों ने, आपको वो दिखाते हैं। और ये बचपन के दिन हमेशा से स्पेशल रहते हैं। आज जैसे हम आमिर भाई वगैरह बैठ के भट्ट साहब कह रहे हैं कि जी वो बचपन वाले 14 अगस्त की जो यादें हैं ना, वो अलहदा ही हैं। और वाकई बचपन की कुछ यादें आपकी ऐसी होती हैं, हमेशा ताज़ा रहती हैं। ये बच्चों को आप देखें जी किस तरह से सफ़ेद और ग्रीन रंग की तैयारी के साथ जो है स्पेशल ड्रेसेस बनाए हैं बच्चों ने। मार्केट में आपको ज़बरदस्त चीज़ें अवेलेबल हैं, शर्ट्स पे कौमी परचम बनाए गए हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा बच्चों को याद भी रहती हैं। आमिर भाई, ये स्पेशल वक्त अपना भी याद रहता है, फिर आगे से आप बच्चों की भी वैसी तैयारी कराते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। बड़ा डिफरेंट है आज की तैयारी में और उस तैयारी में। जो भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे, कुरून वस्ता से तल्लक है इनका, पुराने बंदे हैं, ये उसी दौर में रहते हैं। और मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चों ने जदीद तरीके से भी सेलिब्रेशन सीख ली हैं। हाँ। और वो आपने जिस तरह से जिक्र किया, हाँ। ऐसी ऐसी खूबसूरत टी शर्ट्स हैं। रात में भी एक टी शर्ट जो है खरीदने पे मजबूर हो गया, इतने प्यारे कलर्स उसमें
पाकिस्तान के फ्लैग स्लोगन्स और वही पहनते हैं बच्चे। और मज़ा आता है देखकर उनको। हमारे दौर में क्या होता था, इसी तरह का एक सफ़ेद सूट होता था और उसके ऊपर कोई अम्मी की बनाई हुई छोटी सी वेस्टकोट जो है वो पहन लेते थे, तो वो हमारी ईद हो जाती थी। झंडा लगा लेते थे जैसे भट्ट साहब ने अच्छा, लगाया। अब भट्ट साहब वो जो आप गिला कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है और उस तरह अब एक फेस्टिविटी का समा लग रहा है। कुछ ये बच्चों की तैयारी देख के अनवाउ इकसाम की चीजें, बाजे अवेलेबल हैं, झंडे बच्चों की, लड़कियों के लिए जेवर सारा मौजूद है, घड़ियां मौजूद है, बड़ी जबरदस्त चीजें आपके वहमो गुमान में भी नहीं है, कपड़ों से हटके भी ना बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। ऐसे ही है। और साथ ही साथ जो हमने कल शहर की तैयारी देखी है भट्ट साहब, मैं आयशा को कहूंगी वो भी मनाजिर दिखाए। हर तरफ सब्ज रोशनियां थी और बहुत ही जबरदस्त मनाजिर थे, बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था। और PHA ने इस पर बहुत काम किया, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने बहुत काम किया। मैं सच्ची बात है, उनको भी तारीफ करनी चाहिए। मुझे डिफेंस में जाना हुआ तो उनके तमाम अंडर पासिस, ब्रिजेस जो उन्होंने बनाए हैं, घरों के बाहर भी अच्छी खासी उन्होंने रोशनी की हुई थी। और मुझे घर घर में झंडा देखकर भी खुशी होती है कि लोगों ने आज भी इसी तरह से झंडा, जैसे और सबकी कोशिश पता क्या होती है, आपने भी तो ये नहीं, बच्चों ने कहा बड़े वाला झंडा चाहिए हमें बाबा। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो हाई साहब जो कह रहे हैं ना, मेरा उन्हें उस्ताद के साथ, मैं उसमें खुश हूँ ऑनेस्टली। मैं जब वो देखता हूँ ना और आज देखता हूँ ना, मुझे वो वक्त बहुत अच्छा लगता है। उसकी रीजन ये है भट्ट साहब इतनी प्यारी रोशनियां देख के तो आप मुझे तो रात को यकीन माने, जब मैं चैट में फुटेजेस देख रही थी ना, मुझे घर बैठे खुशी हो रही थी कि कितना खूबसूरत शहर लग रहा है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, रोशनियां किसको अच्छी नहीं लगती हैं? रोशनियां सबको अच्छी लगती, तारीखी किसी को जो है ना वो अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूं ना, उस वक्त हर शख्स के दिल में, हर बंदे के दिल में मुल्क की मोहब्बत थी, आपस में प्यार था, एक दूसरे का दुख दर्द था। आप मुझे बताएंगे रोशनियां आज हैं, आज हैं। अब कल आप देखिएगा, क्या ये रोशनियां, क्या ये परचम ऐसे ही इमारतों के ऊपर सरबुलंद रहेंगे? नहीं कौमों की लॉयल्टी जो है ना भट्ट साहब, वो पता चलती है जब उस पर कड़ा वक्त आता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, भाई साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 2005 के ज़लज़ले में मैंने देखा कि ये पाकिस्तानी कौम एक जान है। सही कहा आपने। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोग एक जान होकर एक मिशन पे थे कि जो हमारे भाई उस ज़लज़ले में तबाह हाल हुए। और भट्ट साहब वहां पे थे। भाई साहब मैं तो नहीं गया था, मैं गया था। सब आपने वो मनाज़र देखे, मैं वहां पे कि लोगों ने कैसे खाना पहुंचाया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब आप ये कहें कि हर वक्त जो है इंसान उसी मोड में रहे और इस तरह, तो फिर सारी दुनिया में जो है ये रोशनियां और ये सारी चीजें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब किसी के घर के अंदर उसको खाने के लिए, उसके खानदान को खाने के लिए मिल रहा हो। कायदे आजम ने कहा कि ये एक फलाही रियासत बनेगी। आप मुझे बताइए, आज के दिन मैं कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, लेकिन एनी हाउ, क्या आप मुझे बताइए, क्या हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी, क्या ये सब कुछ है? अच्छा, नहीं दुनिया है। के किस मुल्क में सब जगह पे है। खुशियों की बातें करें, आप फोटो से शेयर करें और भट्ट साहब को बोलने दें। भट्ट साहब जो हैं ये वो आइडियलिज्म में हैं। कायदे आज़म साहब, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये एक फलाही रियासत बनेगी और बनेगी इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, बनेगी मैं और बनाएंगे हम। मैं इसको सवार रहे हैं आज आपको जगह जगह पे। मैं आपको बताता हूँ भट्ट साहब, जरा सोचें कि आज यहाँ पर फलाही इदारे जो हैं किस कदर काम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के वक्त में ऐसा मुमकिन था? मैं और अहमद सईद साहब काम कर रहे थे इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड की तारीख पर। मैं आपको बताऊं, मैंने सिगरेट की डबिया पर इलामा इकबाल के हाथ से लिखा हुआ सिफारशी खत देखा हुआ है। अच्छा। मैंने वो कागजात देखे उस दौर में जो वाज़ह करते थे कि हमारे पास तो एटम बम क्या एक कॉमन पिन नहीं थी। देखिए, कौमें आहिस्ता 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 खुद को डेवलप करती हैं। बिल्कुल करती हैं। आज आपका ग्रीन पाकिस्तान का जो पौधा लगाया जा रहा है, देखिए मैं इमरान खान साहब को दाद देता हूं उस बात पे कि उन्होंने हमेशा, आज से नहीं, जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी ये बात करते थे, आज उन्होंने ये काम शुरू किया है। अगर ये दरख्त लग गए, मिलियन वो जो सुनामी बोलते हैं, मिलियन ट्री सुनामी, अगर ये दरख्त लग गए और हम उनकी हिफाजत कर पाए
तो ये बिल्कुल एक नया पाकिस्तान होगा। इंशाल्लाह। मिलियन ट्री तो लेकिन अगर मैं ये सोचता रहूं कि फलाही रियासत नहीं बन सकी तो भाई हम मिलियन ट्री तो पहले दिन से हुकूमत अब हमने अपनी कंट्रीब्यूशन की तरफ आने, जिस तरह आपने कहा कि आपने अपने बच्चों को, आपके बाबा बताते थे बहुत सारी चीजें, आपने बताई, हमने बच्चों को ये चीज बतानी है, अपने बच्चों को ये चीज बताएंगे तो उनको मालूम होगा ना पाकिस्तान की कदरों कीमत लेकिन मैंने रात को कुछ मनाजिर देखे, आमिर भाई और अभी मैं डिस्कस कर रहे थे, जाहिद चौधरी साहब को एक बच्ची ने कितने प्यारे इशार सुनाए, और बड़ी अच्छी चीजें ये लगती हैं जब बच्चों को भी आप छोटी छोटी चीजों के बारे में, मुल्क और कौम की मोहब्बत के बारे में उस जज्बे से सरशार देखते हैं ना। अब जरूरत यह है कि सभी को हमको मिलकर, बड़ा मजे की बात थी, रात 13 अगस्त थी तो अभी 12 नहीं बजे थे, तो मैंने वो आमना को सुनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा वो नाराज भी हो गई कुछ, और उसने कहा कि ये क्या बात हुई तुमने हिंदुस्तान, मैंने कहा ये अल्लामा इकबाल ने कहा, मैंने तो कहा नहीं था। और दूसरी बात समझो बेटा, मैं आज भी कहता हूँ हिंदुस्तान हमारा है। मैं वो बंदा हूं जो कहता है हिंदुस्तान हमारा है, हमने वहां पे झंडा लहराना है, तो हिंदुस्तान हमारा है, हमने लेके रहना इसको। और दूसरी बात, मैं एकदम परेशान हो गई, 12 बजे, बिल्कुल जब 12 बजे तो हमने कौमी तराना रिकॉर्ड किया। अब मैंने कहा ला भी अब कौमी तराना पढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं पाकिस्तान में हूँ, 14 अगस्त आ गई है, पाकिस्तान आजाद हो गया, तो फिर वो खुश भी हो गई कि ठीक है। तो इस तरह से बच्चों की, जिस तरह से बरसा हमारे ट्रेनिंग करें, जरूर करें, उनको बताएं कि हम क्या थे और किस तरह से हमने इस मुल्क पे या हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की है इतने 100 साल तक, और किस तरह लोगों को फलाही रियासत बनाने का नजरिया बताया है। अब हमने किस मुश्किल में से निकले हैं, और अब पाकिस्तान जो है बहुत खुशहाल है, और बाजे बजावांगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में ये गुफ्तगू करते हैं, शहर भर में तकारीब हो रही हैं, आप नीचे मनाजिर भी देख रहे हैं कि फलां जगह पर परचम कुशाई की तकरीब हो रही है, फलां जगह पर हो रही है, तो इंशाल्लाह ये रौनकें इसी तरह से बहाल रहेंगी और इसी तरह से ये सरसब्ज पाकिस्तान जो है चमकता दमकता रहेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जी हमने कब उनकी पिक्चर्स ऑन एयर करनी है, तो आपसे जो हमने प्रॉमिस किया है वो हम साथ साथ निभाते रहेंगे, और कुछ मंचलों का जो डिफरेंट अंदाज है वो भी अभी आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं वापस, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और आमिर भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं भट्ट साहब को ये यकीन दिलाने की कि आज भी वक्त बहुत जबरदस्त है। आयशा, रात वाले मनाजर कुछ दिखाइए। मैं वो जज्बा, आमिर भाई बचपन से यही जज्बा है, ये आजादी फ्लाईओवर के मनाजिर आप देखें कि आपको हद्दे निगाह गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, ये जोश और जज्बा हम कैसे कह दें कि कम हो गया? नहीं हुआ, ये होगा नहीं। ये कैसे मुमकिन है? आपको आज़ादी मिली हो और आपको एक अपना वतन मिला हो पूरी दुनिया के अंदर, और उस पर आप खुशी ना मनाएं, ये मुमकिन नहीं होता। और पूरी दुनिया में इसी तरह से आज़ादी मनाई जाती है, इसी तरह से लोग खुशी मनाते हैं। मनाने दें इनको भट्ट साहब, इन बच्चों को। हाजी साहब, मैं कभी अब मैं इन बच्चों को खड़ा करके अगर हिजरत के वो वाकयात सुनाने शुरू करूं, क्योंकि मैं बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट, मैंने ये सारे पढ़े हैं। हमने हिजरत तो नहीं की थी, बट हमने पढ़े जरूर हैं, और हमने देखा है यहाँ से जो लोग वहाँ गए वो भी हिजरत करके गए थे, वहाँ से जो यहाँ आए वो भी हिजरत करके। और हिजरत एक मुश्किल वक्त होता है, वो आप जहाँ से जहाँ तक ले जाएं, वो हिजरत एक मुश्किल वक्त होता है। से मैं मना नहीं, आप सारा साल बच्चों का ना भट्ट साहब, सारा साल बिठा के ना अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को लेक्चर दिया करें कि हमने पाकिस्तान कैसे हासिल किया। बिल्कुल देने के लिए तैयार हूं हाजी साहब। ये एक दिन जो है ना 13 अगस्त की रात, जो 14 अगस्त तक इस पे एंजॉय करें। देखिए भाई, कुछ चीजें ना रात को मैंने देखी, भट्ट साहब आप भी एग्री करेंगे, वो जो मंचलों का अंदाज मैं बार बार कह रही हूँ ना कि बाइक्स पे गुजर के पुलिस को भी तंग किया। अब आमिर भाई ये थोड़ी सी यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एटीट्यूड है ना, देखिए ये पिनप गया है, ये एक तनावर दरख्त बन रहा है जिसको रोकना है। जो हाजी साहब मुझे बार बार कह रहे हैं ना कि बच्चों को लेक्चर, सर ये बहुत जरूरी है। हम अपना माजी नहीं भूल सकते, हमें का पैगाम मोहब्बत से होना चाहिए, अमन से होना चाहिए, किसी को तंग करना मकसद नहीं है। आप सड़क पर निकले, बड़े बड़े बाजे कर लो, बाजे बजाने, सर बाजे बजाए ना, लेकिन आप बाजे बजाने से पहले ये भी देख लें कि जिस सड़क पर आप बाजे बजा रहे हैं जरूर बजाएं। आप छतों पे चढ़ के फायरिंग कर रहे हैं, साहब की वैसे हिम्मत है, उनके कान में लोग बाजे बजा रहे थे। सर पता नहीं क्या क्या होता है। देखें, सिर्फ एक दिन आप जरूर बजाएं, लेकिन आप ये भी देखें कि आप इससे क्या सबक हासिल कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको वो संजीदा और वो लगता है, उसकी रीजन ये है कि जब मैं उस एक दिन से निकलने के बाद, 14 अगस्त से निकलने के बाद 15 और 16 में दाखिल होता हूँ ना, तो मुझे फिर ये बाजे जो बजाए जाते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं।
रीज़न ये कि जब मेरे सामने रियलिटी आती है ना, लोग सड़क के ऊपर बैठे मांग रहे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, लोग रिस्क की तलाश के अंदर, मुझे फिर ये चीज़ें दुखती हैं, मुझे ये चीज़ें बड़ी तकलीफ देती हैं। मैं आपको अपनी फीलिंग, आप मेरी फीलिंग पता नहीं हाजी साहब समझ सके कि ना समझ, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि 14 अगस्त को अभी भी आप बाहर चलें, किसी ना किसी सिग्नल के ऊपर कोई ना कोई छोटा बच्चा खड़ा होके मांग रहा होगा भीख। मेरी यहाँ पे तकलीफ होती है, मैं आई डोंट नो मुझे कोई मेरी फीलिंग समझ रहा है कि नहीं, मेरी तकलीफ होती है कि यार हम 14 अगस्त मना रहे हैं, मेरे बच्चे हाथ में झंडे लेके जो है वो 14 अगस्त मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, ये क्यों नहीं मना रही है, ये क्यों नहीं मना रहा बच्चा? उसका भी उतना ही राइट है, उतना ही पाकिस्तान है उसका जितना मेरा पाकिस्तान है या मेरे बच्चों का पाकिस्तान है। क्या ये नजर नहीं आता लोगों को? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हुक्मरानों का भी जिक्र भट्ट साहब करें। जरा भट्ट साहब जज्बाती हो गए, और भट्ट साहब को जज्बाती इनका होना बिल्कुल ठीक है, और पेशावर बकारी वाकई में ख़त्म नहीं हो सकते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं आज सुबह जब नाश्ता लेने गया तो मेरे पास भी एक खतून आई, छोटा बच्चा उसने बेहोश किया हुआ था, या पता नहीं क्या किया होता उन्होंने, तो मेरे पास आई कि अल्लाह के नाम पे, तो मैंने कहा बीबी मैं बच्ची वालों को नहीं देता, जिनके पास बच्चा उठाया होता है ना, मैं उनको भीख नहीं देता। क्यों? उसकी माँ हट्टी कट्टी है, सेहतमंद है, माँ है भी कि नहीं है, किराए पे मिलते हैं ये बच्चे भट्ट साहब, और ये प्रोफेशनल बेकारी हैं। आप सही कह रहे हैं। आप इस बात को लें, मैं आपको बता सकता हूँ कि एक चौक का कितना रेट है। हाजी साहब आप सही फरमा रहे हैं, मैं बिल्कुल आप आपसे इतना दुखी हो गए, लेकिन वो क्यों मांग रहा है? कौमें बन रही है भाई, कौमें हाजी आपको साहब, बताया कौन हम यहाँ पे हाजी साहब गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, कौन गद्दार है इसका फैसला हम कर रहे हैं। हम मैं कितना मुहिब्बे वतन हूँ, इसका फैसला करना आपका, ये किसी और का हक नहीं है, ये मेरा हक है, मैं अपने अमल से साबित कर रहा हूँ ना। जज्बाती हो गए, मैं नहीं हो रहा हूँ। आप मुझे बताएं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम गद्दारियों को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये गद्दार है, ये पाकिस्तान है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, पहले भी होता ऐसे है, नहीं बाकी होना मुल्कों में भी चाहिए। ऐसे ही होता है हाजी साहब नहीं होना चाहिए, बाकी मुल्कों में भी मिले-जुले रवैये, मिले-जुले एटीट्यूड होते मिलते हैं, और इस पर आप इतना जज्बाती हो रहे हैं। मैं हाजी साहब जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, ये खुशियों का दिन है, खुशियां मनाएं, ईद का दिन है। ये देखें, ये रौनकें देखें आप लोग, थोड़ी सी मैं तो हैरान हूँ कि भट्ट साहब क्यों उस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलते नहीं। भट्ट साहब ना असल में जो वो चेहरा जो हम छुपाए बैठे हैं, भट्ट साहब ने, वो भी साथ-साथ चीजें रियलाइज भट्ट साहब जैसे लोग 47 में ये समझे थे कि जब वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आगे जन्नत होगी, दरख्तों पर पैसे लटक रहे होंगे, और हमारी गुर्बत जो है इमारत में तब्दील हो जाएगी। हाजी साहब पाकिस्तान जन्नत है, ये जन्नत है, हमें इसे जन्नत बनाना है। छोटे बच्चों की एक दफा फिर से रौनकें दिखा देती, थोड़े से ना हमारे यहाँ का जो वो सिचुएशन है थोड़ी सी ठंडी हो जाए, मुझे लग रहा है। नहीं ठंडी है वो ऐसी कोई बात नहीं है। जज्बाती हैं, ठंडे कोई नहीं है। भट्ट साहब वो जादू की छड़ी चाहते हैं जिससे ये दुनिया एकदम से जन्नत बन जाए, पूरी दुनिया, और कोई भीख मांगने वाला ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं हाजी साहब? आप जश्न का दिन है। हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, थोड़े से आयशा ब्रेक ले लें, थोड़ी हम यहाँ के पानी शानी पीते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अभी हम कुछ ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि हमने नहीं भूलना कि किस तरह से हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इस इंजॉयमेंट में, इस गहमा गहमी में, इन रोशनियों में। भट्ट साहब कोविड की जो सूरत हाल है, और जिसको हम बार बार आपको एक मैसेज भी देते हैं, रश में आपने किस तरह से जाना है। ऑल्दो वैसे रात को कुछ लिहाज नहीं ऐसा नजर आ रहा था, गर्मी इतनी है, मास्क ही किसी ने नहीं पहना हुआ था। डर खौफ ही नहीं है लॉरियां दे विच, डर खौफ आ जाए तो मैंने तुसी दसो लॉरियां उन कौन कहेगा? नहीं, थोड़ी सी एहतियात जरूर करनी चाहिए। आप जरूर इंजॉय करें, अच्छे इवेंट्स हैं, ये साल बाद इवेंट आना होता है, जरूर इंजॉय करना चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। आमिर भाई कम ही लोग, हाँ बिल्कुल एहतियात करो, आइंदा मुझे भट्ट साहब के साथ ऐसे मौके पे ना बुलाएं, मेहरबानी करें मुझ पे। मेरा एक वो है ब्लड प्रेशर का लेवल, हाँ। उसको डिस्टर्ब मत कराएं। ये आप वक्फे में भी भट्ट साहब ने ऐसी टेंशन मैं फौरन अच्छा खासा देखो दिन मैं फौरन चेंज कर देती हूं। मैं कोविड में बात करना चाहता हूं, लेकिन भट्ट साहब को हाथ नहीं लगाया आमिर भाई सुबह आके, मैंने अखबार पढ़ने की कोशिश नहीं की, मुझे आज महंगाई नहीं डिस्कस करनी थी, मुझे आज बिजली नहीं डिस्कस करनी थी, मुझे आज कोई ऐसा इशू मुझे ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठना जो अपने माजी में जिंदा है और हाल को भूल गया, और मुस्तकबिल उसे हाल में भी जिंदा नहीं है। आप जिस हाल शहर के रहने वाले वहाँ की, चले छोड़े इस बात को, ये मतलब फकीरों को आजकल आइसक्रीम खिला रहे हैं, इनको जाने दें।
लेकिन कोविड की जो बात की तो उसमें एहतियात वाकई जरूरी है। ब्लड प्रेशर वाकई हाजी साहब का ऊपर नहीं, मैंने आमिर भाई मैं टॉपिक चेंज करती जा रही हूँ, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन कुछ चीजें रियलिटी, देखिए ये रियलिटी है कि इतना रश था और लोगों को एहतियात करनी चाहिए। आज रात मैंने जब कमिश्नर साहब को भी सुना जो बोल रहे थे तो उन्होंने इसी की बात की। सुबह हजूरी बाग में भी जो उन्होंने तकरीर की उसमें उन्होंने मास्क खुद भी पहना हुआ था और उन्होंने यही कहा कि तमाम शहरी जो हैं वो मास्क की पाबंदी करें, जश्न ज़रूर मनाएं, मास्क की पाबंदी करें, लेकिन क्या करें। हमारे अरकान असम्बली जहाँ पे बरसब रोज़ जाते हैं पंजाब असम्बली में, कल उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ, तो सादिया खान की अच्छी रिपोर्ट थी, वो भी मास्क, सब ये कह रहे थे मास्क पहनना भूल गए, तो कल रात लाहौरिये भी मास्क पहनना भूल गए। तो ये बेहतियाती जो है, बाय द वे आपने बात की, वो सीएम साहब की वाइफ भी कोरोना का शिकार हो गई हैं। हाँ जी, और मरियम साहबा का भी वो जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो सीएम की मिसेस की वजह से मेरा ख्याल है कि सीएम साहब ने भी अपनी जो है वो एक्टिविटीज जो है मेरे ख्याल उनको महदूद की हैं और मरियम की भी महदूद हो गई हैं। कोविड फैल रहा है और ख़ासकर ये जो इंडियन वायरेंट है, भारतीय जो वायरस है, इसका अभी तक कोई इनके पास हल नहीं है। उसका वाहद हल जो है वो एहतियात है। हमें उसी तरीके से जाना पड़ेगा जिस तरीके से हम पहले घरों पे जाते थे, अपने फौरी तौर पे कपड़े उतारते थे, हाथ धोते थे, फिर घर वालों से मिलते थे। तमाम लोग एहतियात करें, मास्क पहने, मसाजिद हों, आपकी खुली जगह हों, आपकी कार हो, जहाँ पर भी हो, अगर आप ड्राइवर के साथ सफ़र कर रहे हैं तो दोनों ने मास्क पहना हो। बिल्कुल। और बिल्कुल ड्राइवर अगर आगे है तो आप पीछे बैठे हो, अगर इस तरह की सहूलत हो सकती है तो कर लें। अगर आप इकट्ठे भी बैठे हैं तो मास्क पहन के बैठें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, एहतियात करें। कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। आमिर भाई थैंक यू सो मच। बट साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर जाके आपने ये कुछ नहीं करना, नहीं, थोड़ा सा अब आपने बल्कि माहौल को ना जरा खुशनुमा सा रखना है। या ये मुझे बोतल पिलाएंगे या मैं इनको बोतल पिलाऊंगा। थोड़ी सी एहतियात हम लोग भी कर लेते हैं जी, हमने आज खुशी मनानी है। इस हिस्से में हम कुछ रोशनी डालने वाले हैं उस मेहनत, उस अनथक मेहनत, उस लगन, उस कोशिश, उस काविश पर जिसकी वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। बारहा हम जिक्र कर रहे हैं कि जहां हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की तैयारियां, मंजिलों का जोश जज्बा दिखा रहे हैं, वहाँ पर हमने इस चीज़ को नहीं भूलना कि हमने एक बहुत लंबी स्ट्रगल की इस मुल्क को हासिल करने के लिए। इस पे रोशनी डालने के लिए कौन कौन से लोग थे जिनकी अनथक मेहनत आज हमें आज़ाद फ़ज़ाओं तक लेकर आई है, उस पर रोशनी डालेंगे। कुछ उस लंबे सफ़र का जिक्र भी करेंगे और बताएंगे कि हम किस तरह से आज इतनी आसानी से इस मुल्क में बैठे हैं और हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। तारीखदान डॉक्टर ताहिर कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको जश्न आज़ादी मुबारक जी। आपको बहुत लंबी स्ट्रगल है और हम कह रहे हैं कि जी आज जो हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसके पीछे जो सब मेहनत है, इसके पीछे जो एक लंबा सफ़र है, उसके कुछ चीदा पहलू मैं चाहूँगी ज़रूर आज आप शेयर करें। जी ये तो 1857 से वैसे सफ़र का आगाज़ होता है और उसमें जो अहम शख्सियात हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान का भी जो अभी जश्न वलादत है वो अक्टूबर में होने वाला है। इसी तरह से फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, फिर फ़िक्री हवाले से अल्लामा इकबाल हैं। तो जो टॉप प्लेयर होती है लीडरशिप की वो थोड़े लोग होते हैं, लेकिन उसके नीचे जो डिफरेंट प्लेयर्स होती हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ सतहों के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसमें सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो ये सभी जब यकजा हो के तो एक जद्दोजहद करते हैं तो मंजिल जो है वो हासिल हो जाती है। सो टॉप की सतह के ऊपर फ़िक्री, सियासी और सकाफ़ती हवाले से जो लीडरशिप थी वो तो इन्हीं लोगों ने हमें प्रोवाइड की। फिर आगे एक डिफरेंट सतह के ऊपर आप देखते हैं कि तहरीक खिलाफत का जो सफ़र है उसमें जौहर बरदरान हैं, ज़फ़र अली ख़ान हैं। फिर इसी तरह से इल्मी हवाले से बाज़ लोग सामने आए। उनकी जो क़यादत है वो ज़्यादातर अल्लामा इकबाल के सर वो सेरा सजता है। और फिर नीचे की सतह के ऊपर जिनके ऊपर अभी काम होने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है, खलीफा अब्दुल हकीम थे, इश्तियाक हुसैन कुरैशी थे,
ये लोग हैं जिन्होंने कि इस चीज़ को उजागर किया कि हम कौन हैं और हमारी शनाख्त क्या है और तशख़्ख़ुस के हवाले से हम हिंदुओं से किस तरह से अलग हैं। हाँ, और इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, वो ये कि चंद ऐसी अक़वाम हमें नज़र आती हैं दुनिया में जिनके सर पे रियासती साया नहीं है। उसमें फ़लस्तीनी हैं, उसमें कश्मीरी हैं, उसमें कुर्द हैं। तो उनको देख के, उनका मुतालिया करके, तो और इसी तरह से जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं नरेंद्र मोदी के इस्तबदादी दौर में, उनको देख के उनकी हालत का जायज़ा लेकर हमें सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की कि हमें सजदा शुक्र जो है वो करना चाहिए। आज कश्मीर के हालात हम सभी के सामने हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ेंगे और आज़ादी का असल मकसद, असल रूह उस वक्त जो हमने आज़ादी हासिल की, जिस मकसद के तहत हासिल की, आज हम उस मकसद पे किस हद तक पूरा उतर रहे हैं, वो भी ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। जी, तो आपने गुफ्तगू सुनी शहबाज शरीफ साहब की, परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में, उसके मनाजिर भी आपके साथ शेयर किए। हमारे मेहमान डॉक्टर ताहिर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज़ादी की असल रूह जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था, असल में वो मकसद क्या था और आज हम क्या उस मकसद पे पूरा उतर रहे हैं? दो चीज़ें हैं इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि जो एक फ़र्द की तरजीहात जो होती हैं, एक फ़र्द का जो इंटरेस्ट होता है, जो मफादात होते हैं, उन मफादात को थोड़ा कुर्बान करके इज्तमाई मफादात में को आप प्रिफर करें कि आपके जब इनफरादी जो मफादात हैं वो आपकी अव्वल तरजीह होंगे तो आपकी कौम और आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अगर आप ख़ुद ही इक़्तिदार में आके तो आप अपने ज़ाती मफादात के लिए ही सारे काम करेंगे तो आपका जो मुल्क है वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। आपको हमेशा अपना ज़ाती मफाद जो है वो कुछ न कुछ कुर्बान करना पड़ेगा और तरजीह जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर नेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर स्टेट। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये समझना। दूसरी बात ये है कि कायद आज़म ने तो जो डिसिप्लिन, यूनिटी, फेथ की बात की थी। अगर सिर्फ आप डिसिप्लिन को ही ले लें, डिसिप्लिन को अपने ऊपर जो है वो नाफिज कर लें, तो आपके मुल्क के जो 90% जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। सही कहा आपने। क्योंकि और दूसरा ये है कि आपकी मुल्क के साथ, मुल्क की जो के पीछे जो जिद्दोजहद है, जो कुर्बानियाँ हैं, जो सारा कुछ है, वो तभी वो विंडिकेट होती हैं अगर आप मुल्क का बनाया हुआ कानून और मुल्क का बनाया हुआ आइन उसके ऊपर सही तौर पे अमल करते हैं। क्या हम उस पर सही तौर से नहीं, अमल बिल्कुल कर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मैं ये दोबारा रीइटरेट करना चाहूँगा कि हर फर्द को इनफरादी सतह के ऊपर और तमाम अफराद को इज्तमाही सतह के ऊपर नज़्म व ज़ब्त को अगर वो थाम लेते हैं तो ये तरक्की की तरफ सबसे बड़ा कदम होगा और सबसे अहम कदम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कायद आज़म का जो खास पैगाम था, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सबसे पहले डिसिप्लिन था। ये तो ज़िया उल हक के ज़माने में ईमान को पहले लेके जो डिसिप्लिन है, जब डिसिप्लिन कायम हो जाएगा तो यूनिटी भी आ जाएगी। ठीक है ना, कि मतलब यह है कि डिसिप्लिन क्या है, अगर कानून को जो कि एक आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, आप जब ये कहते हैं कि मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं तो उसका इजहार कैसे होता है? उसका सबसे बड़ा इजहार ये है कि आप उसके बनाए हुए कानून और आइन के ऊपर अमल करते हैं। अगर आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर 6 लड़के जो है वो ट्रैफिक का इशारा तोड़ते हुए गुजर जाते हैं तो ये जो है आपकी है, आपके मुल्क की नाकामी है, आपकी हुकूमत की नाकामी है और फर्द जो है सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार। बिल्कुल आपने सही कहा जी। ये सब चीज़ें हैं जिसको हमने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। असल मकसद पाकिस्तान हासिल करने का क्या है उसको हमने याद रखना है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो हमने उनकी पिक्चर्स शेयर करनी है, ब्रेक के बाद आके हम पहले पिक्चर्स शेयर करेंगे, उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहें।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। इस जश्न आज़ादी को हम भरपूर अंदाज में मना तो रहे हैं, लेकिन इस सफ़र का जहाँ से आगाज़ हुआ उसका भी हमने जिक्र किया, कौन कौन सी शख्सियात जो हैं जिन्होंने अहम किरदार अदा किया उसका भी हमने जिक्र किया। वो जो असल मकसद था, आज़ादी की रूह थी, और असल हमने आज़ादी क्यों हासिल की, किस नारे के तहत हासिल की, वो क्या था, वो हम जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब कहिएगा। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती है, और आज़ादी की का असल मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं वो उनका इजहार हो सके, और वो भरपूर अंदाज में इजहार हो सके, और वो जो सलाहियतें हैं वो तभी उनका इजहार हो सकता है जब आपके पास आज़ादी होती है। और इसमें आज़ादी जो है वो दो तरह की होती है, इज्तिमा की आज़ादी भी होती है और फ़र्द की आज़ादी भी होती है। और इंसान की तारीख़ में जो जितनी भी रिफॉर्म्स आई हैं, जितने भी नया सिस्टम आया है, वो फ़र्द और इज्तिमा की आज़ादी का आपस में एक इम्तज़ाज जो है, एक संगम जो है, उसको स्ट्राइक करने की कोशिश रही है कि आप इज्तिमाई तौर पे भी आज़ाद हों और आपकी फ़र्द को भी वो आज़ादी हासिल हो, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करें। तो अब मुख्तलिफ हम जो मुआशरती हवाले से मुआशरती तारीख़ में जब हम जाते हैं और हम देखते हैं कि कौमों में बहुत सारी ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं कि इज्तिमाई तौर पे तो वो मौजूद थे, लेकिन फ़र्द की आज़ादी नहीं थी, जैसे नाज़िज़्म था या मुसोलिनी का फ़ाशिज़्म था। लेकिन जो इकबाल का तस्वुर है, और जिसको अल्लामा इकबाल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी तकारीर में बारहा उसकी तरफ निशानदेही की कि फ़र्द की आज़ादी और इज्तिमा की आज़ादी का आपस में इम्तज़ाज हो, इज्तिमाई तौर पे भी हम आज़ाद हों और हम अपना आइन और कानून अपनी मर्ज़ी से बनाएं, फ़िक्र अमल की हमें आज़ादी हो, और फ़िक्र अमल की आज़ादी जो है एक फ़र्द की भी हो। फ़र्द के अंदर जो सलाहियत होती है, उसके अंदर जो एक लेटेंट पोटेंशियल होता है, वो रिलीज़ तब होता है जब आपको आज़ादी हासिल होती है। आपको न सिर्फ ये कि तबई सतह पे, बल्कि आपको स्पिरिचुअल सतह के ऊपर भी आज़ादी हासिल हो। इसे ही इकबाल ने स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का नाम दिया। कायद का पाकिस्तान जो था, आज आप उसकी तस्वीर देखते हैं कि वाकई ये वही कायद का पाकिस्तान है? नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे ख़ास तौर पे मुझे उम्मीद बख्शती है वो ये कि हम अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान को एक कौमी रियासत बनना है, बिल्कुल ठीक है ना। नज़रियाती रियासत से कौमी रियासत की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, ये जो बाढ़ लग रही है, और हम अपने मामलात को खुद मतलब ये है कि एक एंगेजमेंट जो है हमें पहले नज़र नहीं आती थी, नौबादियाती या इस्तेमारी निज़ाम के साथ हमारी जो एंगेजमेंट है, और उसको हम जवाब नहीं दे पाते थे, उससे आगे हम सरनिगू हो जाते थे। अब हम उठ के खड़े हो गए कि नहीं, हमारा फ़ैसला ये है, और हमने अपने फ़ैसले के ऊपर जो है हम इसरार कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है एक कौमी सतह के ऊपर उस तरफ एक कदम है, जिस तरह का पाकिस्तान जो है कायद आज़म ने देखा था, जिसका ख्वाब देखा था, या अल्लामा इकबाल ने जिस तरफ इशारा किया था, ये वो पाकिस्तान है जिसकी तरफ हमें अभी एक कदम हमने उठाया है अभी, लेकिन मंजिल अभी बहुत आगे है। मैं कुछ चाहूँगी आप कुछ ऐसी तजावीज़ भी हमारे साथ शेयर करें जो हमारे नौजवानों के काम भी आए। आपने कहा एक कदम उठाया है, लेकिन अभी बहुत कुछ है, हमें असल में करना क्या है उस कायद के पाकिस्तान को मंजर-ए-आम पर लेकर आने के लिए? उसमें सबसे पहली बात तो वही जो पहले हम बात कर रहे थे, नज़्म ज़ब्त जो है, हाँ, हर फर्द की सतह के ऊपर। और देखें कौमें जो हैं वो अवाम बनाती है, वो सरकार नहीं बनाती। सही कहा आपने, ठीक है ना। हम सारा कुछ सरकार पे डाल देते हैं। हाँ, सरकार के ऊपर या रियासत के ऊपर नहीं डालना। मुआशरती जो तब्दीली है वो अवाम लाती है, और अवाम के ऊपर जो ज़्यादा असर होता है वो वहाँ के दानिश्वर तबके का होता है, इंटेलिजेंशिया का होता है। हमारी इंटेलिजेंशिया को जो हमारा दानिश्वर तबका है, हमारे एकेडमिया जो है, जो यूनिवर्सिटियों में जो लोग पढ़ाते हैं, उनके ऊपर बहुत ही भारी जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ तदरीसी अपने फ़राइज़ अंजाम दें, बल्कि वो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज की तरफ भी आएँ, कि पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में, पाकिस्तान की जोग्राफिया के बारे में, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, पाकिस्तान में जो मसाइल हैं जोग्राफियाई हवाले से, वो भी
इन सारों को हमारी तालीमी डिबेट का हिस्सा होना चाहिए कि भाई आप ओलंपिक्स में तो जाते हैं, तमगा आप कोई नहीं जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते? बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना, आपके कल्चर की डिबेट, आप पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन कल्चर की डिबेट तो कहीं नजर आ ही नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सिमिलरली जो तालीम में अब आके तो कुछ बात होना शुरू हुई है, लेकिन जो तालीमी निज़ाम है उसकी इस्लाह, ताकि आपके जो नौजवान हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है कम्पीट कर सकें। बाहर मेरा काफ़ी अरसा मैंने बाहर गुजारा है, तो वहाँ पे जब देखते थे हमारे अपने नौजवान जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क के नौजवानों से मुझे ये बयान करते हुए बहुत ही अफसोस होता है कि हमसाया मुल्क के नौजवान जो हैं दे वर फार बेटर देन आवर यंगस्टर्स। तो हम लोगों का तालीमी निज़ाम जो है, फ़िक्री निज़ाम जो है, थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है उसकी तरफ लोगों को लाना, नौजवानों को लाना कि भाई ये इम्तिहान पास करना ज़रूरी नहीं होता, आपको स्किल जो है हासिल करना है, और स्किल हासिल करके आप आगे जा सकते हैं। चाइना की मिसाल आपके सामने। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी हमें तालीमी इस्लाहात, नज़्म ज़ब्त का अपने ऊपर निफाज, हर फर्द की सतह के ऊपर कानून और आइन का एहतराम, अगर ये 3 चीज़ें हो जाएं तो मेरा ख्याल है ये जो हमारी कौम है वो जो अभी एक कदम उठाया है ये अपनी मंजिल को जल्दी पा लेगी। बिल्कुल सही कहा जी। और हम नाज़रीन जहाँ पर बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, ये बिलाशुबा वो चीदा नुकात हैं जिन पर हम साथ साथ अगर अमल करते रहेंगे। तालीम हासिल करना ही सिर्फ मकसद नहीं है, उस तालीम को समझना, संभालना, और फिर जिस स्किल की बात की जा रही है इसके बगैर जो है आप तरक्की नहीं कर सकते। और तालीम को अमल की सूरत में उसकी तर्जमानी होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा, अभी जो हमारे यहाँ तालीमी सिस्टम चल रहा है इससे आप सेटिस्फाइड हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अभी जो खास तौर पे हायर एजुकेशन है उसमें तो बहुत ही बुरा हाल है। जो आपने ये मैं कहता भी रहा हूँ, मैं चूंकि कॉलम नवीस भी हूँ, अपने कॉलम में भी इस बात का जिक्र करता रहा हूँ कि ये जो हर ज़िले की सतह के ऊपर यूनिवर्सिटियाँ बनाना, बल्कि हर शहर में कोई 25-25, अब लाहौर ऐसा शहर है जिसमें कि मुझे एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि दुनिया में ये वाहिद ऐसा शहर है जिसमें कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। अच्छा। लंदन भी नहीं है, न्यूयॉर्क भी नहीं है, पेरिस भी नहीं है, लाहौर है जहाँ पे कि अब उनकी तादाद 100 के करीब पहुँच रही है, लेकिन क्वालिटी किधर है? ठीक है ना, तो इस वजह से हमने बिल्कुल शिफ्ट किया है क्वांटिटी की तरफ कि PhD ज़्यादा हों, MPhil ज़्यादा हों, लेकिन क्वालिटी जो है आपकी कौन सी ऐसी किताब जो आपके लोकल PhD ने लिखी है जिसको कि इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले, ये इसकी तरफ हमें सोचना होगा और हमें इक़दामात लेने होंगे कि हम अब क्वालिटी की तरफ आएँ। और मेरे ख्याल से यही वो वक्त है कि हमने गौर करना है, फिक्र करना है, अपनी तालीमी निज़ाम को देखना है, हमारे माहिरीन को, जितने भी हमारे माहिर तालीम है, हमारे असातिज़ा हैं, सबको मैदान में आके अपना किरदार अदा करना है। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज आप देना चाहें नौजवान नस्ल को स्पेशली? बस ये है कि तालीम की तरफ जो है, और तालीम इस तरह से हासिल की जाए कि आप में फ़िक्रियत पैदा हो, आप में हुनर आए, यानी शख्सियत का निखार। हाँ, और उससे आपकी शख्सियत भी निखर जाएगी। अगर देखें, जो आप अगर फिक्री सतह के ऊपर और तख्लीकी सतह के ऊपर आप इम्प्रूव करते हैं तो आपकी शख्सियत खूबसूरत बनती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर ये काफ़ी सारे अफराद जो हैं ये इसका बीड़ा उठा लें तो हमें एक ऐसा क्रिटिकल मैस मिलेगा जो कि लीडरशिप रोल जो है वो अदा करने के लिए तैयार होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्पेशल अंदाज है, सबने कितनी तैयारी की है, किस तरह से ख़रीदारी की है, किस तरह से अपने ड्रेसेस बनवाए हैं, सबका मुनफरिद अंदाज आपने देख लिया। तो हमारे साथ साथ दुआएं यही रहेंगी कि इसी तरह से ये रौनकें बहाल रहें, आने वाले साल जो हैं इसी तरह से हम जश्न आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाते रहें। ये बच्चे
जो आज हमें नन्हे मुन्ने बच्चे नज़र आ रहे हैं, जब ये बड़े हों तो ये भी अपनी ये चीज़ें याद करें कि किस तरह से बचपन में ये अपने लिए आज़ादी का जश्न मनाते थे, स्पेशल चीज़ें ख़रीदते थे। लेकिन हमने अपना अज़म जो है उसको भी याद रखना है कि ये जश्न के साथ साथ असल मकसद जो था मुल्क हासिल करने का, मुल्क की हिफाजत भी करनी है और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार भी अदा करना है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।